जोहार आपे सनाम को ट्राइब टीवी रे सगुन अतांग दरा इन सुरेंद्र सोरेन और तिहिन द सोरेन सोरे नुआ कार्यक्रम रे मरांग पेड़ा मिनाया इन संगे प्रभाकर तिर्की ओकोय दो झारखंड प्रदेश कांग्रेस रेन वाइस प्रेसिडेंट कनाय मेनखान उना कोन हो मरांग नुया परिचय दो कना झारखंड आंदोलनकारी रिया परिचय झारखंड आंदोलन रिया अगर कहानी और किस्से से मुंचला खान तो 86 रिया वो दौर बुंदिसया उका ओक्ते आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन नुआ राजनीतिक वाला आजसू पार्टी दो बांग स्टूडेंट यूनियन मिटन बिनाव लेना आसा यानी ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन उना ते प्रेरित करते झारखंड रे हो उन जुखेरन जुवन कोड़ा कुड़ी को आजसू रिया को गठन लिदा और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन रेन फाउंडर प्रेसिडेंट प्रभाकर तिर्की तिहिन इंसोगे बिनाया और मिटन फोटो उदुपिया उका दो मिटन ऐतिहासिक दस्तावेज लगा कना नुआ दो 87 रिया फोटो कना उका रे राष्ट्रपति आर वेंकट रमन मिनाया जो तो कोनोते मुचे रे प्रभाकर तिर्की इने पोरे फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट नरेश मुर्मू महासचिव सूर्य सिंह बेसरा लक्ष्मण टुडू और सांसद तहेकान निदो अबू तलारे बनुया बुंगा तलाइना सुनील महतो और राष्ट्रपति आर वेंकट रमन 87 रिया नौ फोटो कना उका दो नित हो नुया ड्राइंग हॉल रे न्याम दाड़े आम मेनखान तिहिन झारखंड बनाव कते झारखंड रिया आंदोलन रे तीन जुकर आजसू आंदोलन रे सेलेक्ट ना इने काते आंदोलन रिया डायरेक्शन की चेंज ना मूड की चेंज ना और इने काते केंद्र सरकार आजसू रे नेता कोई होवा कुआ आकू संगे दुड़ुब लगी आज संगे दुड़ुब लगी और बिचर लगी जे झारखंड आंदोलन रिया चे डिमांड में तपया उना डिमांड रिया चे लका हर उडुकुआ झारखंड चिकाते आपे एम दाड़ो पिया नुआ को गपाल मराव एहब ना हालांकि झारखंड आंदोलन रिया इतिहास तो अड़ी मारी गया 40-45 साल खन हो मरांग 40-45 साल में शिबू सोरेन अक्टोबर नेला मेनखान उना खन मरांग हो जयपाल सिंह मुंडा आज़ादी खन मरांग यानी 1947 खन मरांग उनी दो झारखंड मिटन टेरिटरी मिटन अलग प्रदेश रिया है डिमांड दोहलिदा उकारे दो आदिवासी को बेस्ते को तहे दाड़िया बेस्ते को हरा बुरु उनको विकास हुई नुआरिया परिकल्पना दो अडी मारी किया मेनखान अडी तयो मतलब 7-8 दशक बाद यानी 60-70 साल बाद तीन रे झारखंड बुन्याम किदा निद दो 21 साल झारखंड बनाव कते हुई ना झारखंड बनाव कते उना डिमांड पूरा है ना इन्हें कहते हो राजनीति रे सक्रिय मिना को झारखंड आंदोलनकारी और नित हो उनको मार्गदर्शन रे मेंदड़िया से उनको आंदोलन रे या नित हो मिटन डहार पंजा दीदा को तो ट्राइब टीवी रे सगुन दराम दिखना प्रभाकर तिर्की जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्राइब टीवी में। और एक लंबी बातचीत हम आपसे करेंगे कि झारखंड आंदोलन से लेकर के युवा झारखंड 21 साल के झारखंड तक के इस इतिहास में आदिवासी कहाँ हैं, कहाँ होने चाहिए थे, क्योंकि आदिवासियों के लिए एक अलग टेरिटरी की डिमांड को लेकर के ही इस आंदोलन की एक बुनियाद शुरू हुई और जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के अब हेमंत सोरेन तक के इस सफ़र में झारखंड कहाँ तक पहुँचा। तो एक संक्षेप में हम आपसे ये सबसे पहले जानेंगे, वर्तमान से शुरू करते हैं फिर हम इतिहास में जाएंगे। क्या लगता है झारखंड इस 21 साल में कितना जवान हुआ, कितना युवा हुआ? देखिए, जिस मकसद से राज बना, राज बनने के पीछे एक लंबी सोच थी, एक लंबी कल्पना थी कि राज्य बनेगा तो यहाँ के लोगों को उनके अधिकार प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी बात थी आत्मनिर्णय का अधिकार। यही लड़ाई थी झारखंड अलग राज्य की कि हमें आत्मनिर्णय का अधिकार मिलेगा। इस राज्य में हमारी जो सोच है, हमारा जो जीवन शैली है, उसके अनुरूप विकास का रास्ता तैयार हो। बिल्कुल, वो आबुआ राज बीच में टोक रहे, आबुआ दिशोम आबुआ राज की जो परिकल्पना थी, उसी परिकल्पना को लेकर के ये इस राज्य की बुनियाद पड़ी, इस राज्य का गठन हुआ। चलिए आप अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो आत्मनिर्णय के अधिकार की लड़ाई थी ये अलग राज्य, और जब अलग राज्य बना तो हम लोगों को भी लगा कि अब हमारा सपना पूरा होने वाला था, पूरा होने वाला है। लेकिन पिछले 20 सालों में हम लोगों ने जो देखा
जोड़ तोड़ की राजनीति इस राज्य के अंदर में, जोड़ तोड़ की राजनीति में जितने सारे बुनियादी सवाल थे हमारे, विशेषकर आदिवासियों के सवाल, ऐसा लगा कि इन सारे सवालों को बहुत पीछे ढकेल दिया गया है। और उन बुनियादी सवालों में जल जंगल ज़मीन का सवाल, यहाँ के लोगों के विस्थापन का सवाल, यहाँ के लोगों के पलायन का सवाल, यहाँ के लोगों के रोज़गार का सवाल, अपनी पहचान को बचाए रखने का सवाल, भाषाओं की सुरक्षा का सवाल, ये सारी चीज़ें बुनियादी सवाल थे हमारे अलग राज्य के। 20 सालों में इन सवालों को लेकर सरकार के अंदर कोई भी रोड मैप नहीं बना, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार ने कभी भी, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, सरकार ने कभी भी गंभीरता से इन सवालों के ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। विधानसभा में कभी भी ये सवाल चर्चा के विषय नहीं बने। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती इस नए राज्य में। तो हमें लगा कि यहाँ जिन लोगों ने संघर्ष किया, विशेषकर आदिवासियों ने संघर्ष किया, अपनी ज़मीनें दी, विस्थापित हुए, यहाँ से बाहर चले गए, जिनके लिए ये राज्य की कल्पना की गई, उनके लिए इस राज्य में आज तक किसी भी तरह से ठोस नीतियाँ नहीं बनाई गई। युवा आज पूरी तरह से बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। जिन सवालों को लेकर हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई शुरू की थी कि यहाँ के लोगों को रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, आज भी वो सवाल जिंदा है। और आज भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब 20 लाख लोग इस राज्य से बाहर रोजी रोटी की तलाश में जा रहे हैं। हर साल बड़ी संख्या क्या में लगता है झारखंड अलग राज्य गठन के बाद ये रफ्तार बढ़ी है या कम हुई है, धीमी हुई है, क्या लग रहा है? ये रफ्तार बढ़ी है निश्चित तौर पर। झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये रफ्तार बढ़ी है तेजी से। और पिछले 10 से 15 सालों में 20 लाख लोग यहाँ से रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। रोजगार के सवाल पर कभी सरकार ने नीति बनाने की कोशिश नहीं की। जाहिर है कि वो 20 लाख में 19 लाख आदिवासी ही होंगे। निश्चय तौर पर उसमें 95% लोग आदिवासी हैं। और तो और जिन लोग जा रहे हैं, कुछ लोग वापस आ रहे हैं, बाकी वापस नहीं आ रहे हैं, वहीं पे सेटल कर रहे हैं। राज बनने के बाद नए क्षेत्र में यहाँ के लोग चले गए। अभी हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, गोवा में करीब करीब 1.5 लाख लोग काम करने के लिए वहाँ पे चले गए। और उसमें से 50% भी लोग वापस नहीं आते, 50% लोग वहीं सेटल कर गए हैं। वहाँ के टूरिज़्म में, वहाँ के समुद्र के किनारे जितने भी तरह का टूरिज़्म है, उसमें यहाँ के लोग पाए जाएंगे। यानी अंग्रेज़ों के वक्त से जो पलायन की शुरुआत हुई, उस वक्त ये अलग बात है कि लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते थे, लोगों को ज़बरदस्ती बांध कर ज़बरदस्ती ले जाया जाता था, चाहे वो चाय बागान में काम करने के लिए हो या अंडमान निकोबार में जंगल काटने के लिए हो। वो बस उसकी सूरत बदली है लोगों की। अब लोग को ज़बरदस्ती नहीं ले जाया जाता, लेकिन लोग अब इस हालात में हैं कि परिस्थिति ऐसी बन गई कि अब वो लोग खुद जाना पड़ रहा है, वो मजबूर हो गए हैं। क्या लगी इन बुनियादी सवालों पर कभी झारखंड के सरकार में या विधानसभा में इस बात की कभी कोई गंभीरता से चर्चा आपने सुनी? कभी नहीं। यही मैंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में इन सारे सवालों के ऊपर कभी भी ये सवाल चर्चा का विषय नहीं बन पाए विधानसभा के अंदर, कभी भी नहीं। और सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि जो झारखंड के बुनियादी सवाल हैं उनके ऊपर हम ठोस नीतियां बनाएंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ हम रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे। इसके लिए कभी ठोस नीतियां नहीं बनी। भाषा का सवाल हमारी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है, आदिवासियों की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ 32 आदिवासी जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी भाषा है। यही भाषा उनकी पहचान के साथ जुड़ा है। जब भी हम बात करते हैं तो भाषा एक प्रमुख सवाल है। आज भाषा को लेके यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट का स्थापना हुई है डॉक्टर रामदयाल मुंडा के समय में।
सबसे बुरे हालात में वही क्षेत्रीय डिपार्टमेंट भाषा बहुत बुरी हालात में है। बैठने का ना क्लासरूम की स्थिति अच्छी है, ना Faculties कन्वेंशन है, ना- हॉल है, रिसर्च का तो सवाल ही बदतर है। वहां पे पिछले कई सालों से रिसर्च बंद है। तो जिस भाषा को हम अपनी पहचान बताते हैं, उस भाषा के विकास के सवाल पर, भाषा को लेकर शोध के सवाल पर अभी तक सरकार के अंदर में कोई ठोस नीति नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, TRI, जी। जिसका पूरा का पूरा काम है आदिवासियों के समाज के ऊपर, आदिवासियों के जीवन शैली के ऊपर, आदिवासियों की मनोविज्ञान के ऊपर में, आदिवासियों के हर चीज़ों के ऊपर शोध करके और वर्तमान परिस्थिति में क्या हुई है उनकी हालत, इस पर शोध करने की जिम्मेदारी TRI को है। आज TRI में ना निदेशक है, ना उप निदेशक है, ना वहाँ कोई स्टाफ है। इतनी बुरी स्थिति है TRI की। और वही हालत जनजातीय भाषा विभाग की भी है। जनजातीय भाषा विभाग की ना है। वहाँ प्रोफेसर हैं, ना लेक्चरर हैं, और परमानेंट HOD भी तो नहीं है। आदिवासियों को लेकर जो कल्पना की गई थी, वो इन दो विभागों से पता चल जाता है कि क्या स्थिति है। आदिवासियों के लिए विकास योजनाएं चलाई जाती हैं, केंद्र सरकार के अंदर में आदिवासियों के लिए योजनाएं चलाती है, ट्राइबल सब प्लान। ये कल्पना की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय कि आदिवासियों के विकास के लिए विशेष योजना एक चलाई अलग जाएगी। से राशि का प्रावधान किया अलग से राशि का प्रावधान, और ट्राइबल सब प्लान बोला जाता है, आदिवासी उप योजना। उसके तहत अलग से प्रोविजन किया गया था कि आदिवासियों का विकास किया जाएगा, और पूरे राज्य के अंदर जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर में विशेष योजना के जरिए उनका विकास सुनिश्चित किया जाना है। विशेष केंद्रीय सहायता के तहत राशि आती है आदिवासियों के विकास के लिए, उसकी एक विशेष योजना है। लेकिन अब तक तो इसका दुरुपयोग ही देखा एक गया। आर्टिकल 275 के तहत हाँ, आदिवासियों के लिए योजना का प्रावधान है, लेकिन इन तीनों योजनाओं की जो स्थिति है वो खुद अधिकारी नहीं बता पाएंगे कि यहाँ विकास कहाँ हो रहा है, या उस राशि का कहाँ सदुपयोग किया और वो इस बात से पता चलता है कि आप विशेष प्रावधान करके रखे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। तो वो तो स्पष्ट उदाहरण दिखाई देता है। वैसे भी इस लॉकडाउन के दरमियान हमने देखा कि हजारों मजदूर वापस आए। उसमें कुछ सरकार की भी भागीदारी रही, सरकार भी उन लोगों को लेकर के आई, ट्रेन, प्लेन, और शायद पूरे देश के लिए इकलौता मॉडल रहा कि प्लेन से मजदूर वापस लाए गए। लाए ज़रूर गए, फिर वापस उसी प्लेन से मजदूर वापस चले गए। सरकार ने घोषणाएं की थी, मुख्यमंत्री श्रम योजना की शुरुआत भी की गई थी। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से उन मजदूरों को रोकने के लिए जितनी सुनिश्चित योजनाएं या एक पैकेज बनाया जाना था, वो पैकेज या सिर्फ घोषणा तक ही रह गई? नहीं बनाया गया। हमने तो देखा, कोरोना खत्म हुआ, फर्स्ट फेज का कोरोना, उसमें जितने भी लोग आए, कोरोना का जैसे 3-4 महीना का एक समय खत्म हुआ, हम लोगों ने देखा कि लोग बस में यहाँ से जाने की शुरुआत हो गई। जिस रफ्तार से आए लोग, के साथ हुआ उसी रफ्तार से जाने की शुरुआत हो गई। और बड़ी बात क्या हुई कि मुख्यमंत्री ने यहाँ से लोगों के लिए जाने की व्यवस्था की। दुमका से लोगों को लद्दाख, लेह लद्दाख में जाने की व्यवस्था की। वहाँ सरकार से बात करके उनके लिए नीति बनाने की बात की कि जो मजदूर हैं उनके लिए वहाँ पर ठोस नीतियाँ बने और वहाँ उनका वेजेस बढ़े। यही बात अगर अपने राज्य में किया जाता तो वहाँ दूसरे लोगों को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती नीतियाँ बनाने। नीतियाँ तो अपने राज्य में बननी है, लेकिन नीतियाँ बनाने की बात वो भी सरकार के जरिए कही जा रही है कि हमारे लोग जा रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि हम प्रमोट कर रहे हैं लोगों को यहाँ से बाहर भेजने के लिए, जबकि हमारे यहाँ रिसोर्सेस हैं, हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, पोटेंशियलिटीज है। हमारे यहाँ लोग बाहर से काम करने, रोजगार करने आ रहे हैं। यहाँ बाहर से लाखों लोग आ रहे हैं काम करने के लिए। ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन पहले सरकार ने एक खबर मैंने देखी कि सरकार एक सूची तैयार कर रही है कि यहाँ की जो निजी संस्थानें हैं या निजी कंपनियाँ हैं, वहाँ कितने स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया गया है। क्या ये पहल शायद काम आएगी आने वाले भविष्य में? आएगी निश्चित तौर पर। अगर ये पहल हो रही है
तो हम मान के चल सकते हैं कि वहाँ ज़रूर मिलेगा लोगों को रोज़गार। लेकिन सवाल है कि ये इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा। कब सवाल है, जब सरकार के अंदर में स्थानीय पॉलिसी नहीं बनी आज तक। जब सरकार ये कहेगी कि हम यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे, तो यहाँ के लोगों की परिभाषा सरकार ने तय नहीं की है आज तक। तो कौन है यहाँ के लोग, यही तय नहीं है इस सरकार के अंदर में। तो क्या गारंटी है कि जहाँ नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा, रोजगार का रास्ता खुलेगा, वहाँ यहाँ के लोग होंगे या बाहर से आने वाले लोग होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। आखिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आप उसको यहाँ के लोग मान रहे हैं? हाँ, जिस स्थानीयता या क्षेत्रीयता या फिर आदिवासियत को लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ, उस राज्य में एक स्थानीय नीति बनी। मैं आपके सवाल या जवाब की तरफ ही आ रहा हूँ। स्थानीय नीति बनी पिछली सरकार में, रघुवर दास की सरकार में वो स्थानीय नीति बनी। मौजूदा सरकार ने उसे रद्द कर दिया। फिर हाईकोर्ट और न्यायालय का एक अलग एपिसोड चल रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन क्या सरकार को स्थानीय नीति जो बनानी चाहिए या बननी चाहिए, उसकी कैसी रूपरेखा आप देखना चाहते हैं? देखिए, ये जब किसी राज्य को अलग किया जाता है भारत के नक्शे में, तो उसकी बुनियादी बातें ही यही हैं कि राज्य को अलग क्यों किया जा रहा है। वहाँ के लोगों का विकास अवरुद्ध हो रहा है, इसीलिए राज्य को एक राज्य से दूसरे राज्य को बांट तोड़ के अलग किया जाता है। देश में जितने भी राज्य बने, उसके पीछे यही मकसद था कि वहाँ के लोगों का, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका विकास सुनिश्चित हो, उनकी भागीदारी कितनी सुनिश्चित हो। निश्चित तौर पर। और राज्य के झारखंड में भी जो अलग राज्य बना झारखंड, तो यही समझकर बना कि झारखंड के लोगों का विकास सुनिश्चित हो, यहाँ के लोगों की प्राथमिकता तय हो, उनके लिए नीतियां बने। लेकिन जब ये काम नहीं होगा तो राज्य बनने का कोई मकसद नहीं है। राज्य बनने का कोई मकसद नहीं है। और इस बात को लेकर इस राज्य में जो लंबी राजनीति चली स्थानीयता नीति को लेकर, दुर्भाग्य से इतने लंबे समय बीतने के बाद भी ये तय नहीं हो सका कि स्थानीय की परिभाषा क्या होगी। 2001 में इसकी पहल या इसकी शुरुआत हुई जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। एक डोमिसाइल नीति आई, उसको लेकर के क्या हुआ पूरे जगत को पता है, सबको पता है कि क्या हुआ उस डोमिसाइल नीति को लेकर के, क्या कितना हंगामा, कितना बखेड़ा हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी बरसी भी मनाई गई। क्या लगता है कि ये तय करना सबसे पहले झारखंड के सरकार को, किसी की भी सरकार रही हो, यह तय करना सबसे पहले उनकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए थी कि वो स्थानीय नीति तय करे, ताकि स्थानीय और गैर स्थानीयों के बीच में एक डिफरेंसेस, मतलब एक अंतर पैदा करके दोनों के लिए एक अलग अलग नीति सामने रहती, तो शायद बेहतर होता इस राज्य को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। देखिए, बहुत सिंपल है। हम लोगों ने राज्य सरकार को सुझाव दिया था, रघुवर दास की सरकार थी, तो हम लोगों ने सुझाव एक लिखित रूप से दिया था। उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि इस राज्य के अंदर में सारी चीज़ें परिभाषित हो चुकी हैं पहले ही से। जो सूची बनी है राज्य के अंदर में, यहाँ के अनुसूचित जनजातियों की, यहाँ के अनुसूचित जातियों की, यहाँ के पिछड़े वर्गों की, वो अपने आप में एक पूर्ण सूची है कि कौन यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और उनको लेकर सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनका संचालन कैसे होगा। कस्टमरी लॉ का जो निर्धारण हुआ है, यहाँ जो पारंपरिक कानून बने हैं, उसका निर्धारण भी यहाँ के सभी जाति समुदाय को ध्यान में रखकर किया गया है। CNT एक्ट जो बना भूमि रक्षा का, ये CNT एक्ट एकदम क्लियर कट है। CNT एक्ट का 46 ABC ये एकदम स्पष्ट है कि यहाँ के आदिवासियों की ज़मीनों की सुरक्षा होनी है, यहाँ के दलितों के ज़मीनों की सुरक्षा होनी है, यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों की सुरक्षा होनी है ज़मीन। और कौन है आदिवासी, कौन है दलित, कौन पिछड़े, उनकी पूरी सूची बनी हुई है। क्या फिर ये सवाल कहाँ से आता है कि कौन है स्थानीय, कौन है ये? क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई कहता है 1932 का खतियान, कोई 1964 का अंतिम सर्वे सेटलमेंट, तो कोई 1985, क्या ये डिफरेंसेस
अलग अलग बयानों की वजह से ही शायद सरकार को या जो भी शासन में रहे उनको निर्णय लेने में रोकती रही? देखिए, बिहार राज्य के समय में स्पष्ट एक परिभाषा दी गई थी कि जिन लोगों का वहाँ के खतियान, बासगीत इत्यादि में उनका नाम दर्ज है, वही वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, स्पष्ट तौर पर। तो बासगीत और खतियान क्या है? वो ज़मीन का रिकॉर्ड है जो वहाँ जब लोग सेटल किए, वहाँ जो सर्वे हुआ, उसके आधार पर उन लोगों को खतियान और पट्टा दिया गया। तो ये उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो 1932 में पहली बार भूमि का सर्वेक्षण हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, लोगों को पट्टे दिए गए थे। इसीलिए 1932 को आधार वर्ष माना जाता है कि जो लोगों को 1932 के सर्वेक्षण के आधार पर पट्टा दिया गया है वे ही लोग स्थानीय हैं। उसके बाद भी ये बात सामने आई कि भाई कहीं पे 1932 में नहीं हुआ सर्वे, बाद में हुआ। उसके लिए भी एक लाइन उसमें जोड़ा गया है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो हुआ, जो किसी किसी जिलों में किसी कारण से बाद में छूट गया था। तो उसमें ये डाला गया कि अंतिम सर्वे के आधार पर जिन लोगों का नाम खतियान और पट्टा में है, बासगीत में है, वैसे लोग स्थानीय होंगे। तो सर्वे का मतलब हो जाता है कि वो जमीन के अस्थायी निवासी हैं, उनके नाम पर यहाँ ज़मीनें हैं। उसी को आधार बनाया गया था स्थानीय के लिए। लेकिन लोगों ने अलग अलग चीज़ों को डालकर हाई कोर्ट में केस करके बातों को उलझाया गया, पेचीदा बनाया गया। जबकि संविधान में खुद डोमिसाइल की परिभाषा स्पष्ट है कि हर राज्य का अपना एक डोमिसाइल होता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि हर राज्य का डोमिसाइल अलग अपना होता है। क्या लगता है कि झारखंड के साथ कोई खेल रहा है? वो कवि ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक रोटी बेलता है, एक रोटी से खेलता है। तो झारखंड के साथ भी कोई खेल रहा है? झारखंड के साथ आज से नहीं, झारखंड के साथ आज़ादी से पहले से ही लोग खेल रहे हैं। झारखंड को एक चारागाह बनाया गया और झारखंड को उपनिवेशवाद बनाया गया। झारखंड में अगर आप इतिहास में जाएंगे उसके पीछे में, तो मुगल काल के समय से झारखंड को ऐसा एक केंद्र बनाया गया जहाँ से यहाँ की जितनी भी संपदा है उसका दोहन किया गया और उसको लेके यहाँ की जो परंपरा थी उसको तोड़ा गया। जब 1500 शताब्दी में यहाँ मुगल काल के समय में यहाँ की भूमि व्यवस्था को तोड़ा गया, टैक्स सिस्टम लगाया गया। ब्रिटिश जब आए 18वीं सदी में तो उन्होंने यहाँ के भूमि को लेकर अलग अलग कानून बनाए। यहाँ के मालिकों को, ज़मीन के जो असली मालिक थे उनको इग्नोर करके यहाँ ज़मींदारी व्यवस्था लगाई गई। इस तरीके से लगातार झारखंड उपनिवेशवाद का शिकार रहा। आज भी झारखंड उपनिवेशवाद का शिकार है। यहाँ सिर्फ दूसरे राज्यों की बात नहीं है, यहाँ पूरे देश की बात है। पूरे देश के लोगों की नज़र झारखंड में है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो चला है। तो आबुबुन नित झारखंड आंदोलनकारी प्रभाकर तिर्की संगे गलमराव लेकर मिट्टे हुडी मरांग ब्रेक हताव करते इन्हें करते आरोह गपल मराव दो लहा से इदिया। ब्रेक टाइम आपे आरोह द सोरेन अतंग दरामे पिया नित गलमरा हुई कना झारखंड आंदोलनकारी प्रभाकर तिर्की सोंगे ब्रेक खन लहा नुआ गपल मरा हुई कान थना जे झारखंडी दो ओकोय झारखंड बनाव करते किस बोछर हुई ना नित हबी नुआ बांग बडाय कना ओकोय झारखंडी बुन मिताकुआ और ओकोय गैर झारखंडी बुन मिताकुआ नुआ रे नित हबी नीति बांग बनाव कना ओका नीति बनाव कान थे ना ओना नीति हो खारिज ना नवा गोटाते नवा होराते और हो नीति बना रिया गपल मरा हुई कना सरकारे विचार कना। तो दिला प्रभाकर जी आपसे आपने एक बड़ी अच्छी पहल शुरू की है। झारखंड में पलायन को लेकर के आपने एक अध्ययन शुरू किया है। आधी अध्ययन की आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वो अध्ययन जो रिसर्च है वो आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन अब तक आपने क्या देखा? झारखंड को किस दिशा में जाते हुए देखा आपने? पलायन जो यहाँ से लोग जा चुके हैं उनकी क्या तस्वीर नज़र आई? 2-3 इलाकों की आपने कई जगहों के दौरे भी किए।
देखिए, मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है और पूरे देश में ये जानने की कोशिश की कि झारखंड क्षेत्र के आदिवासी कहाँ कहाँ गए पूरे देश में। इस अध्ययन के काल में ही ये पता चला कि यहाँ सिर्फ देश के अंदर ही लोगों का पलायन नहीं हुआ, बल्कि झारखंड के आदिवासियों का पलायन वेस्ट इंडीज़, जिसको कैरेबियन सागर बोलते हैं, कैरेबियन सी बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़ के गुयाना, जमाइका, त्रिनिदाद, इन सब देशों में हुआ। मॉरिशस में यहाँ के लोग चले गए पलायन करके। मैंने जो अध्ययन किया उससे यही पता चल रहा है कि यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर पलायन के लिए मजबूर किया गया। जब यहाँ पे ज़मींदारी प्रथा लागू हुई और परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू हुआ, तो यहाँ पे ज़मींदारों का शोषण बहुत तेज़ी से बढ़ा और लोगों को भूमि से बेदखल किया गया, आदिवासियों को। उसी के कारण यहाँ कोल विद्रोह की नींव पड़ी थी। 17वीं कोल विद्रोह जो यहाँ शुरू हुआ 1820-31 में जो कोल विद्रोह हुआ, उसका मुख्य कारण था जमींदारी प्रथा के अंदर में जो उनको अधिकार दिया गया। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अंदर में उनको जो परमानेंट पट्टा दिया गया ज़मीन का, ये विद्रोह का बड़ा कारण था कि यहाँ ज़मीन साफ करके बनाने वाले लोग आदिवासी थे, ज़मीन को आबाद करने वाले आदिवासी थे, लेकिन जब कानून की बात आई तो कानूनन अधिकार ज़मींदारों को दे दिया गया। इसी के कारण 1820 से शुरू हुआ ये आंदोलन 31-32, और इतिहास बताता है कि 1834 से 1824-25 से लेकर यहाँ से लोगों के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया। जिन लोगों की ज़मीनें गई, जो लोग बेदखल हुए, ये लोग यहाँ से रोज़गार की तलाश में कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में उन लोगों ने वहाँ छोटे मोटे काम करना शुरू किया, मजदूरी करना शुरू किया। वहाँ जब अंग्रेज़ों की नज़र इस पर पड़ी कि ये लोग हार्ड वर्कर हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को पानी जहाज़ में भरकर मॉरिशस ले जाया गया। और इतिहास में आज भी सारी चीज़ें दर्ज हैं, दस्तावेज से पता चलता है कि मॉरिशस में आज जो लोग हैं उनमें सबसे पहले जाने वाले यहाँ के आदिवासी थे। उनको धांगर बोला जाता था, हिल कुली बोला जाता था, और इतिहास में धांगर और हिल कुली के नाम पे उनको दर्ज किया गया। सबसे पहले वहाँ 36 लोग गए मॉरिशस में, वो यहाँ के धांगर और हिल कुली थे। आज इतिहास जिंदा है, मॉरिशस के आर्काइव में वो जीवित है, और उसी इतिहास से पता चलता है कि वहाँ से फिर लोगों को शिफ्ट किया गया गुयाना। गुयाना में शिफ्ट किया गया, त्रिनिदाद चले गए वहाँ से लोग, बगल में जमाइका है, और जो वेस्ट इंडीज़ के छोटे छोटे टापू वाले जो देश हैं वहाँ आदिवासियों को ले जाया गया। वैसे बाकी लोग भी गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ तक आदिवासियों को ले जाया गया। और उसके बाद फिर बंगाल में जब चाय बागान की शुरुआत हुई, ये भी ब्रिटिश पीरियड में, वहाँ पे गन्ने की खेती के लिए लोगों को ले जाया गया। मॉरिशस और गुयाना, मॉरिशस, गुयाना और त्रिनिदाद, वहाँ पे गन्ने की खेती के लिए ले गया, जहाँ पहले अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर लाया जाता था। जब गुलामी प्रथा ख़त्म हुई तो एक इंडेंचर लेबर, मतलब इकरारनामा करके लेबर को ले जाने का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके बाद लोगों को ले जाया गया। लेकिन वहाँ जब परेशानियाँ उत्पन्न हुई, बहुत भारी संख्या में लोग मारे गए। यहाँ से जब लोगों को पानी जहाज़ में ले जाया जाता था, तो पानी जहाज़ में लोग, क्लाइमेट चेंज होने के कारण सैकड़ों लोग मर गए, जिनको समुद्र में फेंक दिया गया। वो इतिहास में रिकॉर्ड है कि जाने के क्रम में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, हैजा से, कोलेरा से, बीमारी से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया। समुद्र में किसी ने गलती से समुद्र का पानी पी लिया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो बहुत भारी संख्या में लोग मर गए। वो खबर यहाँ लोगों को मिली, जो लोग यहाँ से कलकत्ता पैदल यहाँ से जाते थे, 15 दिन लगते थे जाने में कलकत्ता, और पता चलता है कि जाने के क्रम में जहाँ जहाँ लोगों को ठहरने का जगह मिलता था, आसनसोल,
वहाँ पे कुलीपाड़ा ही एक ऐसा नाम ही हो गया कुलीपाड़ा। वहाँ चूँकि लोग जाके रुकते थे, फिर वहाँ से एक दिन रुक के वहाँ से पैदल जाते थे। वो एक सराय था या स्टॉपेज था। हाँ, और उसके बाद 15 दिन के बाद कलकत्ता पहुँचते थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी भारी संख्या में लोग कलकत्ता पहुँचे कि कुछ लोग तो पानी जहाज़ से कुछ लोगों को ले जाया गया, लेकिन जब पता चला कि वहाँ लोग मर रहे हैं तो ये लोग जाने से मना करने लगे। अंग्रेज़ों ने उनको चाय बागान में लेके डाल दिया, बंगाल के चाय बागान में। जब चाय बागान की खेती की शुरुआत हुई, असम में चाय बागान की खेती की शुरुआत हुई, बांग्लादेश में सिलहट बोल के जगह है, वहाँ खेती की चाय बागान की खेती की शुरुआत हुई। ये करीब करीब एक ही समय में हुआ, 1840, 45, 50, 55, 57, इस पीरियड में शुरुआत हुई और सारे जगहों पर झारखंड के आदिवासियों को ले जाया गया। क्या स्टेटस देखते हैं उनकी? आज भी जीवित हैं? की संख्या में आज उनकी संख्या है, बंगाल में सिर्फ 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल में 56 लाख आदिवासी हैं जो यहाँ से गए हैं। 56 लाख ऑन रिकॉर्ड। असम में 65 लाख लोग हैं, जिनमें 2 लाख लोग गैर आदिवासी हैं और 63 लाख लोग यहाँ से जो चाय बागान में काम करने के लिए वो आदिवासी हैं। उसी तरीके से त्रिपुरा में, उसी तरीके से बांग्लादेश में, उसी तरीके से भूटान में, नेपाल में, सारे जगहों पर वहाँ से लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले गए। अंडमान निकोबार में तो लोगों को ले जाया गया काला पानी के रूप में, वहाँ ले जाके छोड़ दिया गया लोगों को, सजा के तौर पर। और पता चला अभी कि बोडोलैंड का जो क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसके अंदर में दारांग एक जगह है। दारांग में जब यहाँ पे विद्रोह हो रहा था तो अंग्रेज इन लोगों से परेशान होके इनको जबरन यहाँ से लाद के दारांग में डंप कर दिया गया सजा के तौर पर। अच्छा। कि ये लोग यहाँ रहेंगे तो विद्रोह करेंगे, इनको लेके कहीं छोड़ दो। तो यहाँ से लोगों को भारी संख्या में उठाकर असम के दारांग क्षेत्र में, जो भी की चाय बागान में लोग पहुँचे, लेकिन कुछ लोगों को जबरन उठाकर वहाँ डाला गया क्योंकि वो लोग विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। एक चीज़ सामने आती है, कई दशकों से मैं भी देख रहा हूँ कि जो असम में है या कई दूसरे स्टेट में है, वो लोग अपने स्टेटस को लेकर के, ट्राइबल स्टेटस को लेकर के, जनजातीय स्टेटस को लेकर के आज भी लड़ रहे हैं। और उनकी स्थिति झारखंड के आदिवासियों से कंपेयर करें तो कहाँ देखते हैं? देखिए, कुल मिला के जो वहाँ गए वो भी उसी स्थिति में है, जो यहाँ रह गए वही भी वही स्थिति में। कम से कम इन्हें किसी मामले में थोड़ा सा फर्क जरूर है। जैसे शिक्षा के मामले में झारखंड में लोग आगे निकल गए, लेकिन असम में लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। बंगाल में उस तरह से लोग शिक्षित नहीं हो पाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल और असम में और बाकी जगह पर जहाँ लोग गए वहाँ शिक्षित नहीं हो पाए। दूसरी वहाँ बड़ी लड़ाई थी जो चाय बागान में गए, वहाँ मजदूरी को लेकर। आज भी वहाँ जब से गए हैं 5 रुपया से शुरू हुआ मजदूरी वहाँ। जब 1840-45 में गए थे तो 5 रुपया प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी। आज 167 रुपया मजदूरी मिलती है चाय बागान में, और ये 167 रुपया पिछले कई वर्षों से मजदूरी है वहाँ। तो डेली वेजेस वहाँ का एक प्रमुख मुद्दा है, असम का या बंगाल का। 167 रुपीज़, और वो लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, 350 रुपया मांग रहे हैं प्रतिदिन का चाय बागान में, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तो आर्थिक स्थिति बदतर है वहाँ पे। 167 रुपये में लोग चाय का पत्ती तोड़ के अपना गुजारा चला रहे हैं। वहाँ पर चाय के खेती में सीधे सीधे जो लोग हैं उनको 167 रुपये में गुजारा करना पड़ रहा है। जो लोग को चाय बागान में काम नहीं मिला वो उसके बाहर मजदूरी का काम करते हैं, उनकी भी वही हालत है। तो इस तरीके से उनको वहाँ पे आर्थिक तौर पर उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है। नहीं, वो ट्राइबल स्टेटस को लेकर के जो हमेशा वहाँ एक तरह का आंदोलन होता रहा है, आंदोलन की एक तस्वीर वहाँ नज़र आती है, उसको लेकर के झारखंड के नेताओं का भी एक सपोर्ट रहा है और वो एक चुनावी मुद्दा भी वहाँ के ट्राइबल्स का है। क्या लगता है कि उस स्टेटस को लेकर के, उस डिमांड को लेकर के अब तक क्या पहल हुई और क्या होनी चाहिए? देखिए, वहाँ पे असम की सरकार ने ये लड़ाई तो काफ़ी पहले से चल रही है, चूँकि
केंद्र सरकार के अंदर में जो सूची है आदिवासियों की, उस सूची में जो लोग आते हैं उन्हीं लोगों में से उतने लोग वहाँ चले गए हैं। तो केंद्र सरकार की नीति के मुताबिक वो ऑटोमेटिक असम के लोग ट्राइबल के स्टेटस में उनको आ जाना चाहिए। बंगाल में जो लोग गए उनको वहाँ ट्राइबल स्टेटस मिला संविधान के तहत। जी। त्रिपुरा में जो लोग हैं उनको मिला। बाकी जो प्रदेश, बिहार में जो लोग रह गए उनको ट्राइबल स्टेटस मिला, लेकिन असम में जो लोग गए उनको वहाँ स्टेटस नहीं मिला। उनके बारे में वहाँ की राज्य सरकार ने बना के अपना पॉलिसी बना के अपना ये बना के केंद्र सरकार को सौंपा है कि इन लोगों को, तो उसमें करीब करीब 46 जातियों को शामिल किया गया, एसटी सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी पूरा होगा। उम्मीद तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उम्मीद, चूंकि केंद्र सरकार भी पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब चुनाव आया था तो उसने चुनाव के दृष्टिकोण से, चूंकि वहाँ ये जो 65 लाख लोग हैं, एक बड़ा वोट बैंक है इनके अंदर में। 65 लाख लोगों में कम से कम आप 50% भी वोटर मानेंगे तो 30 से 40 लाख लोग होंगे वोटर वहाँ, जो एक बड़ा फैक्टर है। 8 से 10 सीटों को वो सीधे प्रभावित करते होंगे। सीधे प्रभावित, ज़्यादा सीटों को प्रभावित करते हैं वो लोग। असम में अगर बात करें तो असम में जो अपर असम है, अपर असम के जितने भी सीट हैं वो आदिवासी बहुल सीट हैं। उसके अंदर में आपका डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आएगा, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आएगा, शिवसागर आएगा। चूँकि शिवसागर में, तिनसुकिया के अंदर में जो चाबुआ है, चाबुआ चाय बागान, वो सबसे पहले स्टार्ट होने वाला चाय बागान था और सबसे पहले वहाँ लोगों को यहाँ से ले जाया गया था। तो वहाँ पे जितने भी चाय बागान हैं, करीब करीब 800 चाय बागान हैं असम के अंदर में। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है। प्रभाकर तिर्की सोंगे गालमराव आरो जारी मिना आयमा कथा नुई सोंगे गालमराव मिना अदो मिटे ब्रेक लगी बुन रुकावा ब्रेक तायम आरो प्रभाकर तिर्की सोंगे नुआ गपल मराव रे आयमा को कथा को बुन अंजोमा। ब्रेक तायम आरो सगुंदरा में पिया पे ट्राइब टीवी रे और ट्राइब टीवी रे द सोरेन सोरे बुन ᱧᱮᱞ कना प्रभाकर तिर्की उन्हें बुन आंजोमी कना। प्रभाकर तिर्की को तो झारखंड आंदोलन रे मिटे मड़ांग नेता मड़ांग आंदोलनकारी लकाते नुई बुन बडाइया गोटा झारखंड गोटा दिसम रे हॉर को बडाइया और नित उन्हीं संगे नवा गपल मरा आरन लहाएदा। प्रभाकर जी, झारखंड आंदोलन उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, थोड़े उसके भी किस्से सुनेंगे और फिर वृहद झारखंड की जो एक कॉन्सेप्ट थे, उस कॉन्सेप्ट में एक अधूरा झारखंड जो मिला झारखंड के रूप में, उस अधूरा झारखंड तक भी पहुंचेंगे। लेकिन आंदोलन के उस किस्से, उन पहलुओं को जानेंगे जो अब तक लोगों से अनछुए रहे हैं। झारखंड आंदोलन की शुरुआत, हालांकि 4-5 दशकों से जो तेज हुए झारखंड आंदोलन की शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन तेज हुए थे 4-5 दशक पहले। और उसमें से वो कहते हैं कि आग में घी डालने का काम आजसू ने किया था। तो आजसू की बुनियाद आप लोगों ने कैसे रखी? देखिए, हम लोग देख रहे थे कि 1938 से जयपाल सिंह के ज़माने से अलग राज्य की मांग उठाई गई थी और उसके बाद से लगातार अलग राज्य को लेकर कार्यक्रम चल रहा था। छिटपुट आंदोलन चल रहे थे, लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे। उसके बाद में उसके बीच में राजनीति भी आई, तो कई फेज़ में, कई चरणों में आंदोलन आगे बढ़ रहा था। तो 1938 से लेके हम लोगों के समय तक 1986 तक करीब करीब आपका 50 साल पूरा हो चुका था। तो उन 50 सालों में हम लोगों ने देखा कि किसी भी प्रकार से सरकार कहीं से गंभीर दिखाई नहीं देती, बल्कि झारखंड आंदोलन को लेकर प्रशासनिक कई फेरबदल किए गए। केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई गई, जैसे मैंने कहा कि ट्राइबल सब प्लान की योजना, वो झारखंड आंदोलन को कमजोर कर ठंडे बस्ते में डालने के लिए कि हम गंभीर हैं आदिवासियों के विकास के लिए, आपको तो विकास उस तरह की योजनाएं चलाई गई। राज्य लेकर क्या करिएगा, बस तो वो योजनाएं चलाई गई और झारखंड आंदोलन को दबाने की कोशिश होती रही। हम लोगों को लगा उस समय पूरे देश में असम का आंदोलन चल रहा था, गोरखालैंड में भी लोग
अपने राज्य में राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे। तो असम एकॉर्ड हुआ था 1984 में, उसी समय राजीव गांधी के समय में। तो हम लोग काफ़ी उत्साहित थे और असम में छात्रों का आंदोलन था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। और जब राज्य बना, असम को अलग स्टेटस मिला, तो वहाँ छात्रों को गद्दी मिली, छात्र सत्ता में आए और आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। तो हम लोग काफ़ी उत्साहित थे। हमें लगा कि अब शांतिपूर्ण तरीके से ये राज नहीं मिलने वाला है। तो हम लोगों को प्रेरणा मिली असम से, वहाँ हिंसा हुई, हिंसा भड़की, तो हमें लगा कि थोड़ी बहुत हिंसा की ज़रूरत है इस राज्य के अंदर में। हम लोगों ने प्रजातांत्रिक ये के दायरे में ही रहकर हम लोगों ने आर्म स्ट्रगल नहीं शुरू किया, लेकिन हम लोगों ने ये जरूर किया कि हमारे यहाँ से जितने संसाधन हैं, यहाँ का कोयला से पूरा देश का उद्योग चलता है, यहाँ के खनिज पदार्थ से पूरे देश में, हम पूरे देश को 30% रेवेन्यू देते हैं सिर्फ अपने यहाँ से, और पूरे स्टेट में 70% खनिज पदार्थों से रिसोर्स आता है। तो हमारा स्टेट इतना पोटेंशियल स्टेट है और हमारी इतनी दुर्गति है, ये तो नहीं चलेगा। तब हम लोगों ने आर्थिक नाकेबंदी जैसे कार्यक्रम शुरू किए, रेल रोको, रास्ता रोको। उसमें थोड़ी बहुत हिंसा भी हुई, लोगों ने रेल पटरियों को उड़ाया, लोगों ने आग लगाई, बसों में आग लगाया, ट्रकों में आग लगाया। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स था कि केंद्र सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन को नहीं सुनती है, तो उसकी भाषा में हिंसा, वही भगत सिंह वाली बात थी, बस वही बात थी। बम चूंकि असम में जब लोगों ने हिंसा शुरू किया तो समझौता हुआ। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग भी जब थोड़ा बहुत ताकत आजमाइश करेंगे तो सरकार सुनेगी, और यही हुआ। 1989 में हम लोगों का आंदोलन शुरू हुआ, आर्थिक नाकेबंदी से लेके रेल रोको, रास्ता रोको, खनिज पदार्थ जाना बंद करो। और उसके कारण से देश के बड़े बड़े उद्योग में धक्का पहुंचा। जो लंबे समय तक आर्थिक नाकेबंदी हुई, तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि अगर और थोड़े दिनों तक कोयला नहीं मिला इंडस्ट्रीज को, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे। ऐसे वक्त पर हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया। जब देश का उद्योग ठप होने की स्थिति आई, हिंसा होने लगा, रोड ब्लॉकेट होने लगा, आर्थिक नाकेबंदी होने लगी, हमारे यहाँ से सामान जाना बंद हो गया, तब वैसे स्थिति में बूटा सिंह ने हम लोगों को पहली बार बुलाया 1989 में। हम लोगों ने कहा कि ये मांग इतनी पुरानी मांग है और वहाँ के लोगों का विकास अवरुद्ध हो गया है। हमारी लड़ाई सिर्फ आर्थिक विकास की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है पहचान की रक्षा का सवाल है, अपने अस्तित्व बचाने का सवाल है। पहचान बचेगी तो हमारा विकास होगा। तो इसीलिए सिर्फ आर्थिक विकास का सवाल नहीं है, ये पहचान का सवाल है। देश के नक्शे में हम भी अलग पहचान चाहते हैं झारखंडी। कुछ दिलचस्प किस्से सुनाइए आंदोलन के। तो उस क्रम में बहुत सारी घटनाएं हुई। पहले तो मैं बताऊं कि हम लोगों का काफ़ी समय जेल में गुजरा, चूँकि हम लोग आंदोलन के नेतृत्व करता थे, आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे। सबसे पहले पुलिस आप तो लोगों को सबसे पहले हजारीबाग जेल में हम लोग को बंद किया गया, और ये सब इसलिए किया गया कि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए। हजारीबाग में ना नेता रहेगा ना नेतृत्व रहेगा। 3 महीने के लिए हम लोगों को बंद रखा गया कि आंदोलन कमज़ोर होगा, लेकिन 3 महीनों के बाद आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ, आंदोलन और तेज हो गया। यहाँ से निकले तो हमारी मांग उस समय बृहद झारखंड की थी, और बृहद झारखंड का जो नक्शा था वो 1833 का जो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी था, जो बंगाल रेगुलेशन के तहत बनाया गया था, जो अंग्रेज़ों ने महसूस किया था कि इतनी बड़ी टेरिटरी में आदिवासी रहते हैं, उनकी अलग पहचान है, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान, और इनके विकास के लिए एक अलग टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जरूरी है। अंग्रेज़ों ने उस समय उसको डिक्लेयर किया था साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसमें झारखंड के अलावे छत्तीसगढ़ का रायगढ़ और सुरगुजा जिला आता था, उड़ीसा का जो मयूरभंज, केंझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, वो क्षेत्र उसके अंदर आता था, बंगाल का मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुड़ा ये क्षेत्र आता था, और ये हम बिहार के अंदर में थे, झारखंड में। तो इतनी बड़ी टेरिटरी को मिला के एक साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी उस समय बना था 1833 में, जिसको बाद में नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस डिक्लेयर किया गया। मतलब इस पूरे टेरिटरी में
देश का सामान्य कानून नहीं लागू होगा, ठीक है, तब उसको यहाँ पे नॉन रेगुलेटेड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया गया। और यहाँ पे उसके बाद संविधान की प्रक्रिया होती है। तो मैं बता रहा था कि इतनी सारी चीज़ें उसके गर्त में थी, तो हम लोगों को थोड़ी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और इसीलिए सरकार ने जो कार्रवाई शुरू की कि इन लोगों को बंद किया जाए। तो हजारीबाग से निकले, उड़ीसा में गए, इसलिए हम लोग उड़ीसा के क्षेत्र में घुसे, चूँकि वो हमारी बृहद झारखंड के अंदर में तो वो आता था। अलग अलग जगहों का क्या रिएक्शन था तो उस वक्त? उड़ीसा में हम लोगों के जाने के बाद मतलब वहाँ जो स्थिति बनी, वहाँ हुजूम उमड़ पड़ा। हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई उड़ीसा में भी कि ये झारखंड के लीडर हैं, ये लोग यहाँ पर आके इनको भड़काएंगे। लेकिन वहाँ के लोग हम लोगों के जाते ही इतनी भारी संख्या में वहाँ जुटे और वहाँ पर अरेस्टिंग जो हुई, गिरफ्तारी हुई, जेल भर गया। हमारे साथ करीब 1200 लोग थे जेल में, बारीपदा जेल में। कितने दिनों तक थे? बारीपदा में 3 महीना तक हम लोग वहाँ पे थे। और मैं एक बता दूं इंटरेस्टिंग, जो बारीपदा में हम लोग वहाँ पे भी कार्यकर्ताओं को कार्यशाला दिया करते थे। जेल के हम अंदर ही केज के इस तरफ, उधर में पूरे लोग बैठे होते थे और हम लोग झारखंड के बारे में बताते थे। और वहां से आज उड़ीसा सरकार के अंदर में जो भी मंत्री और विधायक हैं, हमारे समय के आंदोलन के करीब 7 लोग हैं जो सरकार में अभी सरकार में हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे सुदाम मार्डी जी हैं, वो वहाँ पे, वो हमारे साथ बारीपदा जेल में थे। मैं पहली एक कहानी बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब पहली बार हम लोग उड़ीसा घुसे तो वहाँ हम लोग जीप से घुसे, तो पहले से सबको खबर था उड़ीसा सरकार को कि ये लोग आने वाले हैं। तो हम लोगों को उन लोगों ने रास्ते में शहर के बाहर ही हम लोगों को रोक लिया। रोकने के बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ देखे कि पुलिस है, तो हम लोग भाग के जिस गांव में जाना था, गुंडूरिया एक गांव है जहां ऐतिहासिक रूप से 1948 में अलग राज्य को लेके ही उन लोग चाहते थे कि हम झारखंड में रहेंगे, उसको लेके वहाँ गोली चली थी और बहुत सारे लोग मार। गुंडूरिया गोलीकांड 1 जनवरी 1948 जब इधर खरसवा में हुआ था, वहाँ भी हुआ था 1948 में गोलीकांड। अच्छा। तो उसी गांव में हम लोगों की मीटिंग होनी थी। रात में हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, हम लोगों को जंगल के रास्ते से ले जाया जा रहा था। एसपी था, एसपी ने जंगल में ले जाकर एक जगह जंगल में बोला सब लाइन लगो, करीब 70 लोग थे हम लोग, और एक जंगल में जाके हम लोगों को रोक दिया गया रात में 9:30 बजे। हमारे साथ नरेश मुर्मू थे, हम लोग इधर से गए हुए थे। रात में 9:30 बजे वहाँ रोका गया जंगल में, और एसपी ने कहा लाइन लगा के खड़े हो जाओ, और एक तरफ पुलिस फोर्स। एसपी ने कहा शूट कर दो, और हम लोगों ने आँख बंद कर लिया कि अब तो शहीद हो जाना है। अपने साथियों से बात करने लगे कि चलो अब शहीद हो जाओ राज्य के लिए, मतलब एनकाउंटर हो जाएगा आज। इस बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ कि हमारे गिरफ्तारी में गुंडूरिया गांव का ही एक मिलिट्री मैन गिरफ्तार हुआ था, और वो यूनिफॉर्म में था। और जैसे ही एसपी ने कहा शूट करो, तो हम लोगों ने तो आंखें बंद कर ली कि अब गोली चलेगी, शूट हो जाएंगे। लेकिन अचानक आवाज़ आई, शूट करोगे, गोली मारोगे। मैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का आर्मी हूँ, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। वो उस समय जाफना में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के लिए इंडियन आर्मी गई हुई थी, और उसी में वो लड़ाई लड़ा था। वो छुट्टी में यहाँ आया हुआ था और यूनिफॉर्म में ही था वो, और हम लोगों के साथ मीटिंग में बैठ के सुन रहा था। चूंकि उसके गांव में गए थे, अलग राज्य की बात थी, वो बैठ के सुन रहा था। गिरफ्तार हो गया। जब वो दहाड़ा तो तुरंत सर्च लाइट पड़ा, कौन है भाई आदमी, देखा यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा है, हल्ला कर रहा है। बोला मैं इंडियन पीस कीपिंग का फोर्स का आदमी हूँ, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, आप मुझे गोली मारोगे। एसपी उसी में घबरा गया, और वहाँ हम लोगों की जान बच गई। उस दिन हम लोगों ने सोचा कि देवदूत की तरह वो घटना आज भी हम लोगों के जेहन में आती है कि राज्य को अलग होना था, इसलिए हम लोगों की सुरक्षा हो गई। बचने था हम लोगों को, लड़ाई और लड़नी थी, हम लोग बच गए उस दिन। चलिए एक वक्त हो गया है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आखिरी सेगमेंट में कुछ और दिलचस्प बातें आपसे जानेंगे। तो एक ब्रेक नोडे बुन हतावा, इन्हें ब्रेक तायम आरहों बुन आंजोमा प्रभाकर तिरकी ठेकोन नुंकागी आंदोलन जहान किस्से या कहानी।
ब्रेक टाइम आरोन आतंग दरामे पियापे प्रभाकर तिर्की नुसोगे अड़ी घड़ी खन गालमारा हुयुक ना एमा लकान सामाजिक मुद्दा झारखंड रिया मुद्दा और आंदोलन रिया किस्सा कहने को अंजम कान थे ना और हम ओंडे खन गनी हवा प्रभाकर जी आंदोलन के किस्से बड़े दिलचस्प आपने एक बताया कि एक आर्मी मैन की वजह से आप लोगों की जान बच गई तो जान कितनी बार खतरे में पड़ी आपकी करीब करीब कई बार हम लोगों को ऐसा मौका मिला। एक बार तो हजारीबाग जेल से मैं छूट के ही आया था और हमेशा पुलिस की नज़र रहती थी, तो मैं छूट के आया था। इस बीच में कुछ घटनाएं हो रही थी शहर के अंदर में, कुछ डकैती वगैरह हो रही थी शहर के अंदर में, तो किसी ने ये रिपोर्ट कर दिया कि हम लोग उसके पीछे इन्वॉल्व हैं। आप लोग ने डकैती भी करनी शुरू हम कर लोग दी इन्वॉल्व हैं और हम लोग आंदोलन के लिए बैंक लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा तो फंड किसी इकट्ठा ने कर रहे हैं। सूचना दे दिया कि हमारे घर में जो डकैती से जुड़े हुए साथी हैं हमारे घर में पनाह लेके। अच्छा तो अचानक रात में छापेमारी हो गई और पूरे घर को, हमारे पूरे घर को क्या पूरे बस्ती को करीब 25 गाड़ियों से घेरा गया था। और रात में जब नॉक किया गया तो मैं अभी जेल से छूट के आया ही था। हम लोगों की एक ये थी कि भाई पुलिस में अभी गिरफ्तारी नहीं होना है, आंदोलन को चलना है आगे। गिरफ्तार होकर जेल चले गए गिरफ्तार तो होके ये जेल चलेंगे, आंदोलन रुकेगा, तो हम लोगों ने मान में ठान लिया था कि अब भागेंगे। तो अब यहाँ से निकलना है। तो जब पुलिस की घेराबंदी हुई तो मैं अपने घर से निकला और घर से निकलने के बाद हमारे घर के पीछे में काफ़ी बड़ा फार्म है। तो जैसे मैं घर से निकला पुलिस ने देखा, अरे भागा 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 भागा, टॉर्च लाइट सर्च लाइट। तो मैं भागते भागते भागते, पुलिस आ रही है पीछे पीछे, तब तक मैं एक गड्ढे में जंप कर गया। और गड्ढे में जंप किया तो छुप के वहाँ देख रहा था कि पुलिस किधर जा रही। तो पुलिस को पता नहीं चला कि हम गड्ढे में कूद गए हैं और कूद के वहीं बैठे हुए हैं। पुलिस टॉर्च लाइट से वो ढूंढ रही है, यार ये भाग गया भाग गया भाग गया। तो जब देखा उन लोग बोला भाग गया, उसके बाद उन लोग वापस लौटा। फिर हम गड्ढे से निकल के और मतलब उस समय गजब की हिम्मत थी कि क्या करना है। मैं फिर वापस, जब पुलिस वापस गई तो मैं फिर गड्ढे से निकल के फिर घर की तरफ वापस गया। लेकिन मैं दूसरे रास्ते से वापस गया, जिधर से पुलिस एक तरफ से गई, मैं दूसरे रास्ते से अपने गांव से घूम के फिर घर में आके फिर सो गया। तो परिस्थिति ऐसे बनती थी कि हम लोगों के पीछे में पुलिस का इतना ये रहता था कि 25-25 गाड़ियों से जब भी कभी भी हम लोगों की घेराबंदी हो सकती थी। तब तक हम लोग करीब करीब अंडरग्राउंड के रूप में हम लोगों को इन लोग गिनते थे कि ये लोग अंडरग्राउंड होकर आंदोलन चला रहे हैं, इन लोग को गिरफ्तारी जरूरी है, आंदोलन बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, इनकी गिरफ्तारी जरूरी है। और हम शहर में ही थे और रात को ही जब जरूरत पड़े तो हम लोग रात को ही यहाँ से 1 बजे रात को निकल के चले जाते थे चाईबासा। एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि यहाँ पुलिस ढूंढ रही है, आंदोलन हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, बंदी का, नाकेबंदी का आंदोलन डिक्लेयर कर दिया है, कार्यकर्ताओं को भी बूस्टअप करना है, क्या किया जाए। चाईबासा में बहुत सारे साथी निकले हुए हैं, जंगल में हैं। रात में 1 बजे यहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकला हूँ। 4 बजे रात को चाईबासा के एक जंगल में हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से मीटिंग किए। सारे लोग पुलिस के ऐसे भागे हुए हैं, लेकिन उनको दिशा निर्देश चाहिए। हम यहाँ से अपने साथियों के साथ गए हैं चाईबासा में। लुपुंगुटू एक जगह है जहाँ लोगों को हमने बुलाया, वहाँ मनोहरपुर के साथी, वहाँ जगन्नाथपुर के साथी, चाईबासा के साथी रात में जुटे 3 बजे रात को। और 2 घंटे मैंने उनके साथ मीटिंग ली, 2 घंटे उनको दिशा निर्देश दिया और 5 बजे दिन होने से पहले हम लोग निकल के रांची चले आए और अपने जगह में आके बैठ गए वहाँ। तो इस तरीके से कई घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो दिन ब दिन घटती रहती थी। बिल्कुल, कुछ कहानियों के अंश जो है वो आपके आंदोलन के साथियों से भी सुनेंगे, लेकिन एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि इतने आंदोलन, इतने बलिदान और इतनी मुश्किलों के बाद यह राज्य भी मिला। यह राज्य किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा वो लोगों के नज़रों के सामने ही रहेगा।
आंदोलनकारियों की तस्वीर कैसी नज़र आ रही है आपको? देखिए, अभी हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले आंदोलनकारियों के साथ मीटिंग की थी। बहुत ही बुरी हालत है। सबसे बुरी हालत, देखिए, पैसे का सवाल नहीं है। पैसे का सवाल हम उस समय भी खड़ा हुआ था, आर्थिक विकास का सवाल। हम लोगों ने कहा आर्थिक विकास का सवाल नहीं है, सम्मान और पहचान का सवाल है। आज भी वही बात है। आंदोलनकारी पैसा, भले वो पेंशन के रूप में डिमांड आ रहा है, लेकिन उनकी बात असली है कि इस राज के अंदर हमको सम्मान मिले, क्योंकि ये राज का गठन हमारी लड़ाई के बल पे हुआ है। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, जबकि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भाई सरकार पूछती तक नहीं है आंदोलनकारियों को। जिलों में डीसी नहीं जानते हैं कौन आंदोलनकारी है, पूछते नहीं है, बल्कि उनको कहीं कहीं धुतकार दिया जाता है। हमारे बहुत सारे साथी, कोई होटल चला रहा है रोजी रोटी के लिए, बहुत लोग तो अब मर गए, और बहुत सारे लोग छोटा मोटा धंधा करके अपना काम, कोई होटल चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। बहुत सारे लोग गांव में पड़े हुए हैं, उम्र हो गई, अब तो उनके बच्चों का सवाल है। तो कुल मिला के जो आंदोलनकारी हैं उनके बारे में सरकार के अंदर में कोई सोच ही नहीं है। हमने अर्जुन मुंडा को एक वार्ता में कहा था कि इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, उसमें सुदेश महतो भी बैठे थे, शर्म आनी चाहिए, जिनके बल पे ये राज बना, उनका आज इस राज में कोई पूछने वाला नहीं है। उसी के बाद चिन्हितीकरण आयोग बना था, आंदोलनकारी चिन्हितीकरण। तो चिन्हितीकरण आयोग बना, चिन्हित किया गया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग छूट गए। और होम मिनिस्ट्री में उनके लिए पॉलिसी भी बनाई गई, लेकिन वो पॉलिसी कहीं कारगर नहीं है, उनका अनुपालन नहीं है। कुछ लोगों को नाम के लिए पेंशन दिया गया, उसके बाद सारा कुछ बंद है। आज भी लोग त्रस्त हैं कि कम से कम इस राज्य के अंदर हमारी भागीदारी कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। विकास कार्यों में, जिला में बैठक होती है, आंदोलनकारियों को बुलाया जाए, कोई समारोह होता है, उसमें आंदोलनकारियों को, या फिर सरकार के पास बहुत तो सारे लगेगा पद है कि सम्मान के, आंदोलनकारियों वहाँ को उन्हें की पूछ बिठाया है इस जा राज के सकता था। अंदर में। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आंदोलनकारियों का कोई सम्मान है। यही इस राज्य के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उसके विपरीत मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्याएं बढ़ रही हैं। अब हम जिस राज्य के लिए लड़े थे, उस राज्य में अब समस्याएं बढ़ रही हैं। मैंने पहले ही कहा कि इस राज्य से 1.5 करोड़ लोग पहले ही जा चुके हैं और पलायन का सिलसिला जारी है। 20 लाख लोग कोरोना काल में, पता चला कि 20 लाख लोग अन्य प्रदेशों में हैं। तो यहाँ जो आदिवासी जातियाँ हैं वो बहुत ही थोड़े समय में अल्पसंख्यक अगर हो जाएंगे तो इस राज्य में उनकी और स्थिति बदतर होगी। पहचान के लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया है, उस सारे संवैधानिक प्रावधान बेकार हो पहले जाएंगे, आंकड़े कम कोई होंगे, मतलब नहीं। इसके बाद आमद कम होगी, और इसके बाद आर्थिक मदद या वो सारी चीजें कम वो होगी, सारी चीजें कम होंगी, बंद होंगी, और इसके बाद तो फिर क्या होगा, जिनके लिए जो राज बना, कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये बड़ी विकट स्थिति है इस राज्य में। कोशिश है हम लोगों की कि एक बार लोगों को और एक बार एकजुट किया जाए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आज भी सरकार को धक्का देने के लिए तैयार होने की कोशिश में हैं। सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि जिनके लिए राज बना, उनके लिए सरकार के अंदर में ठोस नीतियाँ बननी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी, आपका इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। ट्राइब टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामना है कि जवानी के वक्त में जो आंदोलन की एक आग, एक चिंगारी जो आप लोगों ने जलाई थी, शायद इस उम्र में, इस मुकाम में आकर के फिर से आप लोगों को वैसे ही लड़ना पड़ेगा या पड़ रहा है। तो प्रभाकर तिर्की नुइसों के गलमराव के दाबुन और जो तो खोन मरांग कथा नुइसों के गलमराव रे नुआगे उडुकना बोले 1.5 करोड़ झारखंड रेन हॉड़ पलायन के दाकू बाहरी को चलावना लाई लगी, रोजगार लगी। आयमा अलकान कथा नुआ गपल मराव रे उडुकना झारखंड चे लका हुई जरूर था कना झारखंड रे उका दो हासा भाषा लगी लड़ाई लन को हॉड़ नुआ जगह जमीन लगी, बीर लगी, दा लगी, औत लगी, उना बीर औत आदा चिल कमिना उना कुरिया हालचाल हम बढ़ाए किदा और हम नुका की आंदोलन संगे समाजन हॉड़ संगे द सोरेन सोरे गपल मराव हुआ मेनखान नित इजाजत इमन पे विदय इमन पे ऐमा सरहाव जोहार।